बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, भारत की जानिब से गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक दफा फिर पाकिस्तान को धमकी दी है और कहा है कि पाकिस्तान को जुग्राफिये का हिस्सा बना देंगे, पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, तारीख का हिस्सा बना देंगे। ये पहली धमकी नहीं है। इससे कबल ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने, उसको दोबारा रिज्यूम करने के हवाले से भारतीय सियासतदानों की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आती रही हैं। ISPR की जानिब से बयान आया है कि 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद भारत ने कुछ नहीं सीखा और ये बयानात उनकी अपनी कमजोरी शामिल करते हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है और एक न्यूक्लियर रियासत है। भारत को ऐसी धमकियों से गुरेज करना चाहिए। हाल ही में भारत की जानिब से जो जंग हुई थी, पाकिस्तान ने भारत का क्या हाल किया था, यह सबको मालूम है। लेकिन अपनी हजीमत मिटाने के लिए भारत की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती रही हैं और दी जा रही हैं। पाकिस्तान इनका भरपूर जवाब देता है। इस पर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब स्टेलमेट बरकरार है। अमेरिका और ईरान में क्या दोबारा से जंग शुरू होगी या नहीं, खसूसन सदर ट्रंप के चाइना विजिट के बाद एक दफ़ा फिर सदर ट्रंप जो है वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं और बरतानवी अखबार या अमरीकी अखबार इस बारे में कह रहे हैं कि सदर ट्रंप चीन से कुछ नहीं लेके आए हैं। इस पर भी बात करेंगे। अनमोल पिंकी जो केस है, कोकेन केस, इस हवाले से उनके वकील हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी आपको बताएंगे कोकेन की ये कहानी कहाँ तक पहुँची है। रिमांड दिया गया था, पुलिस तफ्तीश कर रही है, सियासतदानों के बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात भी क्या इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया सरदार मसूद खान साहब ने, पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं अमरीका में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साबिक सदर भी हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। एक दफ़ा फिर से इंडिया की जानिब से गीदड़ भभकियों का सिलसिला शुरू हो गया और इस टाइम आर्मी चीफ की जानिब से बात की गई है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात की गई है। कैसे देखते हैं इसको? इससे कबल जो है उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं पॉलिटिशियंस की। अब जो स्टेटमेंट आई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान ताकतवर हो तो वो इस किस्म के बयानात ना दे, क्योंकि उनमें कमज़ोरी है और पाकिस्तान ने उनको गुज़श्ता बरस शिकस्त दी थी। इस वजह से वो ये गीदड़ भभकियों का सहारा ले रहे हैं। और हमें मालूम है कि हिंदुस्तान की फ़ौज कमज़ोर है, उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, उसका जो भी सियासी क़यादत के साथ ताल्लुक़ात ख़राब हैं आजकल, क्योंकि गुज़श्ता बरस सियासी क़यादत में जो इंतशार था उसकी वजह से और ख़ुद इनके अपने जो है कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से मार्का हक में उनको शिकस्त हुई। तो अभी जो है उनकी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सेक्रेटरी जनरल ने एक मुसालहती बयान जारी किया था और उस वक्त भी शकूक व शुबात पैदा हो गए थे कि वो खुलूस नीयत से ऐसा कर रहे हैं या वैसे जो है ना उनकी एक ये चाल है। तो साबित ये हो रहा है कि चाल है, क्योंकि जो RSS के सेक्रेटरी जनरल ने बयान दिया था उसके एक साबिक आर्मी चीफ ने उसकी हिमायत की थी। तो और दूसरे ये कह रहे थे कि जी वो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ात होने चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। उससे आगे वो बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे कि मसला कश्मीर को हल किया जाए या इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल किया जाए। तो ये इनकी दरखोर इतना नहीं है, इन पर कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो बयानात हैं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम और सियासी क़यादत तैयार हैं किसी भी चैलेंज से हिंदुस्तान की तरफ से जो आएगा उससे निपटने के लिए। तो ISPR का भी इस हवाले से बयान आया है कि 8 दिहाइयों से भारत ने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स, आप चाहे वो अजित डोभाल की देख लें, चाहे अमित शाह की देख लें, कॉन्टीन्यूसली सिंदूर 2 की बात की जाती है। कहा जाता है इसे कि ये पॉज हुआ हुआ है, सिंदूर हमने रिज्यूम करना है। और फिर अब आर्मी की जानिब से ये स्टेटमेंट आना, कैन यू सी पॉसिबल मिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि इंडिया की मिस कैलकुलेटेड मूव हो? आप ये कोई फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, जितने भी मैं तबसरे और तजज़िये सुनता हूँ उसमें एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, या पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क्स हों या उसके अलावा जो मीडिया हाउसेस हों, वो ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ हालत जंग में हैं और मार्का हक से लेकर अब तक जंग ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने मशक़ सरहद के बारे में ये कहा हुआ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा करेंगे
और जाहिर है कि उन्होंने इंटेलिजेंस की सरगर्मियां तेज तर कर दी हैं, बल्कि उन्होंने जंग जारी रखी है हमारी मगरबी सरहद से। उन्होंने न सिर्फ अफगान तालिबान की सरपरस्ती शुरू कर दी है, बल्कि उनके जो वहाँ अफगानिस्तान के अंदर असासे मौजूद हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश और अलकायदा, उनमें जो उनका असर रसूख है, जो उनकी सरमाकारी है, उसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब तक हम हज़ारों जानों की कुर्बानियां दे चुके हैं। इसे हम एक सतह पे पहले जो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह अब रिवायती जंग में तब्दील हो गई है। और इस वक्त जो है मगरबी सरहद पे हम बैक वक्त दो फौजों के साथ नबर्द आजमा हैं। एक अफगानिस्तान की फौज, और उसमें मैं शामिल कर लूँगा ये सारी की सारी जो टेररिस्ट एंटिटीज़ हैं, और दूसरी हिंदुस्तान की फौज और उनकी इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये कह देना कि जनाब कुछ माजी में होगा, फॉल्स फ्लैग जो है ऑपरेशन वो करने की ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। और उन्होंने पिछले दिनों जो है, मैं किसी एक मुज़ाकरे में था, तो उन्होंने रेड फोर्ट का वाक़या भी पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की। हालांकि वो बाद में साबित हुआ था कि वो एक जो भी वाक़या हुआ था वो उसके दाखिली मुहर्रिकात थे, उसका या दाखिली एक वाक़या था, उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो इसमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको गुज़श्ता बरस शिकस्त दी है, उसकी खिफ़त वो मिटा नहीं सके, और उसके बाद सिर्फ वो सिलसिला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बैनुल अक़वामी सतह पे वो सफारती तौर पर तनहा हो गए। तो ये दो जो उनको डिफीट्स हुई हैं, उसकी वजह से वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। कोई ज़िम्मेदार जो फौजी सरबराह होता है वो इस किस्म के बयान नहीं देता। वो मेरा ख्याल है कि वो इसराइल से कुछ सीख रहे हैं, या कुछ जो है कुछ दूसरे और ताकतवर ममालिक की तरफ से, जो किसी पूरे के पूरे मुल्क को, उसकी तहजीब को मिटाने की बात कर रहे होते हैं। तो हम्म। उसकी एक भोंडी नक्काली कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि इस किस्म की नक्काली से वो अपने आप को मस्कुलर साबित करेंगे। मेरा अपना तासुर ये है कि इस तरीके से वो अपने कमजोरी के बारे में एतराफ़ कर रहे हैं। जी सरदार साहब, स्टेलमेट बरकरार है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका एंड ईरान वॉर, और स्टिल जो है दोनों साइड से बयान आ रहे हैं। क्या आप देखते हैं खसूसन चाइना के विजिट के बाद, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक, या फिर ये इसी तरह चलता रहेगा? सदर ट्रंप ने ये रूल आउट नहीं किया कि वो मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि वो ये भी कहते हैं कि दोबारा जंग नहीं होगी। और उनके ऊपर अंदरूनी प्रेशर भी है, बैनुल-अक़वामी दबाव भी है, क्योंकि इस वक्त जो है बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल और गैस और अशिया खुर्दनी और अद्वियात, इस किस्म की सारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं चल रही हैं। अफरात ज़र सारी दुनिया में बढ़ रहा है, और दुनिया के तमाम सार्फिन इस जंग से मुतासर हो रहे हैं। तो सदर ट्रंप के ऊपर खासा दबाव है, और सियासी तौर पर भी मुल्क के अंदर उनको कोई इस जंग में फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा लगता तो नहीं है, मतलब अगर आप मंतक के ज़रिए इसका तजिया करें, तो लग नहीं रहा कि वो दोबारा हमला करेंगे। कोई सियासी और सिफाती हल चाहेंगे। पाकिस्तान अपनी कोशिशें बरकरार रखे हुए है। कुछ और सालिस भी दरमियान में आए हैं, मसलन कतर के वज़ीर आज़म मुतहर्रिक हैं, उसके अलावा रूस भी मुतहर्रिक हो गया है, और जो हमारे करीबी हलीफ हैं सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र, इस सालसी के हवाले से वो पाकिस्तान का पूरा साथ दे रहे हैं। और जो जो सऊदी अरब की जानिब से मॉडल दिया गया है, हेलेंस्की गालिबन मॉडल, वो किस तरह से आप देखते हैं उसको? और फिर दूसरा मैं आपसे मोहसिन नकवी साहब का पूछूंगा कि वो एकदम से जो विज़िट पे गए हैं गैर एलानिया तौर पर ईरान में, वो उनके हवाले से ख़बरें आई हैं कि वो ईरान में मौजूद हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सऊदी अरब का मंसूबा जामे है, और मेरा ख्याल है कि जिसे कहते हैं द डे आफ्टर के लिए है, कि फ़र्ज़ कीजिए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान को मुआहदा हो जाता है, लेकिन ये दो तरफ़ा मुआहदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ के ये देखना चाहिए कि पूरे के पूरे इलाक़े में सलामती को कैसे बरकरार रखा जाए, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान। क्योंकि अगर ईरान जो है उससे उसके ऊपर से माशी पाबंदियाँ उठ जाती हैं, तो उसके बाद वो एक बड़ी ताकत अबरेगा। इस वक्त भी वो एक बड़ी ताकत है इस खत्ते की, लेकिन
अगर माशी पाबंदियां उठ गई तो वो तो उसकी उठान जो है उसका कोई भी खलीजी रियासतों में मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन इससे मुसाबकत भी पैदा होती है, रकाबत भी पैदा होती है। तो बेहतर ये है कि वो बकाए बाहमी के उसूलों के ऊपर अमन और सलामती के लिए कोशिश करें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ सऊदी अरब का बहुत ही अहम इनिशिएटिव है। पाकिस्तान की भी ये कोशिश रही है कई बरसों से, और चीन ने भी इस सिलसिले में मुआवनत भी की है, हाथ भी बटाया है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बाकी बेशतर खलीजी रियासतों के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, और यही खित्ते के मुफाद में है। अभी जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही है, बिकॉज द सीज फायर इज़ वेरी फ्रेजाइल, और जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, डू यू थिंक सो कि जो पाकिस्तान की हम मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं? इससे पहले भी ईरान की जानिब से अब्बास इराक़ची साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुई है सालसी की कोशिशें। किस तरह से आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? दो बयानात आए हैं। एक जो है अब्बास अराग़ची साहब की तरफ से आया था कि कोशिशें नाकाम नहीं हुई हैं। मैं तवक्को ये कर रहा था कि वो पाकिस्तान के ऊपर भरपूर एतमाद का मुजाहरा करते तो ज़्यादा बेहतर होता, जो उन्होंने रिवायती तौर पर किया है ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने। दूसरे, वो हिंदुस्तान गए हुए थे, हिंदुस्तान में उन्होंने थोड़ा सा लबो लहजे में तब्दीली की, और अमेरिका जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान के ऊपर एतमाद कर रहा है। वहाँ जो है एक आवाज़ लिंडसे ग्राहम की तरफ से उठी थी, मेरा ख्याल है कि उसमें इसराइली लॉबी का और हिंदुस्तानी का असर था। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स के ऊपर कोई सवाल उठाने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की कोशिशें तो 100% हैं। अगर रुकावट आ रही है कहीं तो वो तेहरान से आ रही है, वाशिंगटन से आ रही है। ये जो फरीकैन हैं ये कोई दरमियानी रास्ता तलाश नहीं कर रहे और अपनी जो है मैक्सिमल पोजीशंस के ऊपर कायम है। तो जो मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए हैं, गैर एलानिया गए हैं, लेकिन अब तो सबको मालूम हो चुका है। तो उसमें पाकिस्तान एक लास्ट डिच एफर्ट करेगा कि किसी तरीके से फरीकैन को आमादा करे कि वो अपनी जो इंतहाई पोजीशंस हैं उनसे किनारा कशी करें और दरमियान में आए, ताकि खित्ता और फिर दुनिया जो है एक बहुत बड़ी जंग से बच सकें, और माशी सतह पे मतलब जो आलमी मईशत है उसमें एक इस्तेहकाम आए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरदार साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार करें। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट पे बात करेंगे। क्या बजट में आवाम को कोई रिलीफ फराम किया जाएगा? IMF ने 11 शराइत रखी हैं सैलरीड क्लास पे। क्या मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा या नहीं? इस पर बात करने के लिए माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है दानियाल अजीज साहब ने, सीनियर सियासतदान है, माहिर मौशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू खाकान नजीब साहब, आप किस तरह से देखते हैं आइंदा आने वाले बजट में क्या कोई टैक्स एग्जाम्पशन खसूसन सैलरीड क्लास पे दी जाएगी? ये जो इस वक्त का आने वाला बजट है, इसको एक तरह से हमें बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट करना चाहिए, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पे भी, पर्सनल इनकम टैक्स पे भी, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम पे भी, और दीगर चीज़ें जो हैं GST के मद में कैसे आगे चलना है। मैन्युफैक्चरिंग में 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं, सुपर टैक्स है, ओरिजिनल 29% टैक्स है। इन सब का कैसे निज़ाम बनाना है। पर्सनल इनकम टैक्स में जो मेरा ख्याल है थ्रेशोल्ड है 6 लाख रुपए का, जहाँ पे एग्जेम्पशन खत्म होती है, वो बढ़ा के 7-8 लाख रुपया सालाना कर देना चाहिए। सो बहुत सी इंपॉर्टेंट काम जो हैं वो होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये भी बात दुरुस्त है कि हमें एक टैक्स का हदफ है जो हमें पूरा करना है, जो IMF के साथ है, उसमें रहते हुए उसी फ्रेमवर्क में चलना है। बट दैट डजंट मीन कि हम ये जो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये ना करें। इसी तरह लॉन्ग टर्म एक टैक्स स्ट्रैटेजी जो है वो सामने आनी चाहिए, जिसमें टैक्सेस के निज़ाम को आसान बनाना ये एक लाजिम व मलजूम चीज़ हो गई है पाकिस्तान में। अगर हम इस तरह के काम नहीं करेंगे तो हम फंसे रहेंगे एक हाई टैक्सेशन जो कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की को एक तरह से रोक रहा है, या एटलीस्ट जिसे कहेंगे ना हेल्प नहीं कर रहा ग्रो करने में। ये जो इफेक्टिव टैक्स इन्फोर्समेंट के मेजर्स हैं वो ज़रूर सामने आने चाहिए। टैक्स सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी, रेट शेड्यूल्स, मिनिमम स्पेशल
रिड्यूस्ड एक्सेसिव विदहोल्डिंग टैक्स। ये जो हमने जिस तरह विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव और टर्नओवर टैक्सेस में पाकिस्तान को फंसाया हुआ है, इसमें से इसको निकालना चाहिए। कैपिटल वैल्यू टैक्सेशन है फॉरेन एसेट्स पे, इसमें से निकालना चाहिए। सो देयर इज अ लॉट टू बी डन। हैविंग सेड दैट, जहां हमारे लेकिन खाकान साहब, ये तो हम देखते आए हैं कि हमेशा मिडिल क्लास पे सबसे ज़्यादा बोझ डाला जाता है, ख़ुसूसन पिछले बजट पे भी। इस दफ़ा भी FPCCI ने मुतालबा किया है कि अब जो बजट आएगा इसमें एटलीस्ट 5% आप इसके कम करें। 36% है या 35% है, तो इसे 30 तक लेके आया जाए। अगेन सवाल ये है कि चूंकि हमारे टैक्स टारगेट बहुत बड़े होते हैं, तो क्या हम ये कर पाएंगे? देखिए, एक तो हमें ये याद रखना है कि टैक्सेस को बढ़ाते जाने से इनफॉर्मेलिटी ऑफ द इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। लोग बाहर चले जाते हैं बिकॉज दे थिंक कि फॉर्मल निज़ाम में रहना से बेहतर है कि हम इनफॉर्मल निज़ाम में चले जाएं। दैट्स द अनफॉर्चुनेट स्टोरी। फॉर्मलाइजेशन का इंसेंटिव स्ट्रक्चर ही तब क्रिएट होगा अगर आप निकलेंगे हाई टैक्सेशन ब्रैकेट से और उस सतह पर ले आएंगे कि फॉर्मेलिटी में आने का एडवांटेज हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और फिर जो 3-4 टैक्सेशन हैं ब्रॉडनिंग के, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, सर्विसेज टैक्स है, लैंड वैल्यू टैक्सेशन है, रिटेल होलसेल की टैक्सेशन है, इसको इस बजट में बड़ी फोर्सफुली इन्फोर्स करना चाहिए। एक तो ये बात होगी। जहां तक आपने कहा, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि पर्सनल इनकम टैक्स के निज़ाम को कम करना, इसलिए कि लोगों के पास बाइंग पावर कमजोर हुई है पिछले 3-4 सालों में, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ी है मुल्क में, और दैट विल बी अ गुड सिग्नल। और इसके साथ साथ हम सारी बात हमेशा करते हैं टैक्सेशन की। मैंने हमेशा कहा है कि हमें एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी बजट में ज़रूर दिखाई देने चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि कैसे हम अपनी सब्सिडी के निज़ाम को ठीक करेंगे, कैसे हम वफाक के साइज को कम करें, ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। वो 17 मिनिस्ट्रीज जो उनका काम नहीं है वो ना चला रहे हों। PSDP को कॉन्सेंट्रेट करें इंफ्रा प्रोविंशियल और प्रोजेक्ट्स पे, और जो प्रोविंसेस काम कर रही हैं उसमें से निकल जाएं। साइज ऑफ द गवर्नमेंट ओवर 40 डिवीजन से कम करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बजट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिटरली लास्ट बजट होगा IMF की एंगेजमेंट में। सितंबर अक्टूबर 2027 में एंगेजमेंट खत्म हो रही होगी। इस वक्त और स्पेस को यूज करें कि आप ये जो सारे निज़ाम की तब्दीली के काम हैं ये आप करके दिखा सकें। दानियाल साहब, बजट आ रहा है, बजट से गरीब आवाम के लिए तो हमें ऑलरेडी कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज कि हमें पता है कि IMF डिक्टेटेड बजट है, और जिस तरह से राइट नाउ दुनिया के हालात चल रहे हैं, इसमें यही सोचा और समझा जा रहा है कि गरीब आवाम पे मजीद बोझ ही डाला जाएगा। कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी, मेरे ख्याल में ये तो पहले खबरें बाहर आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि 1.7 ट्रिलियन तक PDL की कलेक्शन लेके जा रहे हैं। इसमें जाहिर बात है रेट को अपवर्ड एडजस्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो 85% यानी 85% जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, यानी 2 पहिए और 3 पहिए वाली सवारी करते हैं। किंग जी और ये लोटर रिक्शा और ये मोटरसाइकिल जो है होंडा 70 नुमान या 125। और इसमें जब आप PDL बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा जो वजन पड़ता है जेब के ऊपर वो गरीब के पड़ता है। तो लेकिन वो चूंकि हुकूमत को 100% उसका मिलता है, तो वो ये प्रेफर करते हैं ना कि वो कोई और टैक्स जो है बढ़ाएं जिसमें अमीरों की टैक्स देना पड़े, और उसमें फिर वो 57.5% सूबों में चले जाता है, तो उसमें उनकी डबल एफर्ट होती है। तो इसलिए साथ में उनकी जो सियासी साख है, मसलन आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टैक्स 2 साल से हम सुन रहे हैं कि लगा रहे हैं, हालांकि वो गरीब के ऊपर नहीं लगना, वो उन लोगों के ऊपर लगना है जिनके पास 100 एकड़ से ज्यादा मालियत है, यानी अमीर तरीन लोग हैं वो पाकिस्तान के। और इसी तरह से जो रिटेल टैक्स है उसका हम सुनते रहे हैं। पहले आपने सुना कि जी ये ताजर दोस्त ऐप लगा देंगे, फिर आपने सुना कि हर एक दुकान के ऊपर जो है ना फी स्क्वायर फुट इतना हिसाब किताब होगा, वो भी नोटिफिकेशन हो गया, वो वापस ले लिया गया। फिर अब हमें बताया जाता है कि जी आप मैस नजिंग कर रहे हैं, नए नए लफ्ज आजाद कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने करना कुछ नहीं, और इसी तरह से रियल एस्टेट को भी माफ किया हुआ है। तो लेकिन गरीब के ऊपर जो है ना कभी नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ कि जो उसके ऊपर जो बिजली के बिल, जो गैस के बिल, जो आपकी ये पेट्रोल का जो बिल है, वो पागल बना दिया उन्होंने अवाम को। लोग ज़हनी मरीज हो गए हैं, अपने बच्चे कत्ल करने के ऊपर उतर आए हैं, खुद को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को आग लगा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं बिजली के बिल के तनाजा पे, हर चूल्हे पे लड़ाई है। आपको अंदाजा नहीं है, ये पाकिस्तान का मुआशरा कचुमर निकाल दिया इन्होंने महंगाई कर करके, और ऊपर से बेरोजगारी 21 साल बुलंद तरीन सतह पर गई हुई है। तो आप इनसे और क्या चाहते हैं?
ये खसूसन पंजाब बात की जाए और फिर आपने जिस तरह से एग्रीकल्चर की बात की थी, क्यों नहीं एग्रीकल्चर के मामले पर जो है वो टैक्स किया जाता? उसकी एक बड़ी वजूहत ये है कि एलीट क्लास एक जो है वो एग्रीकल्चर के बिजनेस से चूंकि मुंसलिक है, उनको ही मराद दी जाती हैं। अब इस सेक्टर को टैक्स करने के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं? तमाम इकदाम हो चुके हैं जी, कानून बन चुके हैं, रेट तय हो गए हैं, सब कुछ हो गया। अब इंतजामिया को हुक्म देना कि कलेक्ट करना शुरू करें, नहीं देते। हालांकि IMF को एक दफा नहीं 20 दफा ये माने हैं कि जी अभी हम करते हैं, अभी हम कर रहे हैं, लेकिन जहां PDL की वक्त बारी आती है वहां पता चलता है आप सुबह उठे आंखें मलते मलते रात के 12 बजे वो कर भी देते हैं। तो समझ नहीं आती कि गरीब के लिए तो इस मुल्क में किसी किस्म का कोई पनाहगाह है ही नहीं। और आप यकीन कर रहे हैं, मैं आपको कैसे ये बताऊं, मैं अगले दिन एक टीवी डिजी प्रोग्राम पे था जिसमें नून लीग के और एक PTI के साहब आए हुए थे और ये एहसास दिला रहे थे कि जी कोई बात नहीं, लोग आवाम बर्दाश्त कर रही है, खैर है, ये इस तरह तो फिर होता है। और उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये नाकस कारकर्दगी की वजह से हो रहा है। ये कतई तौर पर मशरक़ी वुस्ता में जो ईरान के साथ जंग है उसका बहुत कम हिस्सा है जो महंगाई में हिस्सेदार है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट खुद कह रही है कि 3.3% सिर्फ जो है वो पेट्रोल महंगा होने से महंगाई, जो ओवरऑल महंगाई है ये तो इनका खुद का किया हुआ कारनामा है। ये सिर्फ नाम ले, पहले ये संदूर का नाम ले रहे थे, वो चलाई 3 दिन बाद नहीं बनी, फिर उन्होंने फ्लड मिल गया, फिर फ्लड का नाम लेते रहे, वो भी उन्होंने कहा कि इतना नुकसान ही नहीं हुआ कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, वो भी बात रहेगी। अब इनको मसले की गुस्सा मिल गया और इस सारे दौरान महंगाई जो है वो चढ़ती चली जा रही है। राइट नाउ जो IMF की रिपोर्ट आई, कहा गया है कि हमने फ्यूल पे जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो तकरीबन 166% है एंड अगेंस्ट दैट जो एग्रीकल्चर पे इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 0.3% है। तो कैन वी सजेस्ट इन दिस पर्टिकुलर बजट कि हम एग्रीकल्चर को, जो कि तकरीबन 25% ऑफ द इकॉनमी आपको जो है वो इकॉनमी का हिस्सा है, उस पे हम टैक्सेशन बढ़ा दें एज कम्पेयर टू अगेन हम सैलरीड क्लास पे या फिर कहीं और से उस टैक्स को निकालने की कोशिश करें? पाकिस्तान की रिसर्च ये बताती है कि बहुत बड़ा चंक 700-800 अरब रुपए का है जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का है पाकिस्तान में। मैं तो ये समझता हूँ कि ये होना ही वफाक के पास चाहिए, इन द सेंस कि एक इनकम टैक्स है, सारी इनकम वफाक टैक्स करती है, ये FPR के पास होना चाहिए, वो इसकी इन्फोर्समेंट करे। शॉर्ट ऑफ दैट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज बिल्कुल करना चाहिए, पर प्रोविंसेस को साथ साथ लैंड वैल्यू टैक्सेशन में बहुत बड़ा गैप है, वो करना चाहिए। अगर 0.3% है, 24.25% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर, तो ये तो हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह IMF को ये सोचना चाहिए कि अगर 167% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इस वक्त टैक्सेशन है, तो वो मुझे किस तरह कह रहे हैं कि अगले साल 1727 अरब कर दें उस ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसको, जो इस साल 1468 अरब रुपए है, यानी कि वो फर्दर बढ़ाना चाह रहे हैं। और थोड़ा सा मैं नॉमिनल टर्म से निकल कर अगर टेक्निकल हो जाऊं, ये 0.2% ऑफ GDP होती थी पेट्रोलियम लेवी 2022 में, यानी कि अगले साल वो इसको 1.2% ऑफ GDP पे ले जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वेरी हैवी डायरेक्ट टैक्सेशन ब्लो एट अ टाइम जब मैं देख रहा हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू रिमेन ऑन द हायर साइड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस, प्लस इकोनॉमी डिपेंडेंट है अब भी एनर्जी इंपोर्ट पे। सो दैट इज व्हाई आई से put your best minds together to make this budget। और खसूसन बात IMF जो कह रहा है कि बिजली की जो कंपनियां हैं इनको आप इनकी निजकारी करेंगे और निजकारी के अमल को आपने तेज करना है। इससे पहले हमने PIA प्राइवेटाइज किया, उसके साथ आपके रिजल्ट्स जो हैं सामने हैं। अब बिजली की कंपनियों को क्या ये निजकारी करेंगे उनकी, और क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं? फिर इनसे बिजली की निजकारी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जिन अदारों को ये निजकारी करने जा रहे हैं वो हैं जो कदरे बहुत बेहतर हैं, यानी उनकी कलेक्शन, उनकी चोरी, उनकी लाइन लॉसेस इतनी नहीं है। जो असल मुजरिम है, जिसमें पेस्को है, जिसमें केस्को है, जिसमें हेस्को है, ये हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जिसमें ये क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, पेशावर इलेक्ट्रिक, वो तो अभी लिस्ट में तैयारी नहीं की। तो असल तो जो सालाना खरबों रुपए जो ज़ाया हो रहा है वो तो इनमें हो रहा है, तो इनको करें ना सबसे पहले। आप समझते हैं दयाल साहब तरमीम के नतीजे में एक मिनट ये बड़ी जरूरी बात है, एक मिनट सुन ले। उनका भी जो ये करने जा रहे हैं वो भी इन्होंने डिले कर दिया। IMF कह रही है जल्दी करें, ये डिले कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये निजकारी हुई और इनको मार्केट खोलनी पड़ी एनर्जी की, तो जाहिर बात है ये जो निजकारी
अदारे हैं उस वक्त निजकारी हो चुके होंगे। जब ये बिजली खरीदेंगे आईपीपी से, तो इन्होंने आईपीपी से उस रेट पे तो खरीदनी नहीं जिस पे गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि उनको तो पता है इन्होंने कितनी पेडिंग की हुई है। तो उस वक्त इन्होंने नंगा हो जाना है कि आईपीपी जो है निजी अदारों को इतने में बिजली बेचते हैं और हुकूमत को इतने में बेचते हैं, सबकी पतलून उतर के सर के साथ बांधी जानी है उस वक्त, इसलिए कभी होने नहीं देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खाकान साहब, किस तरह से टैक्सेशन करेंगे जब आपकी मैक्सिमम एलीट क्लास या फिर जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनका बिजनेस हुड एग्रीकल्चर बेस्ड होगा और वो एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडीज लेकर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनका तो कारोबार चल रहा है, वो क्यों इस पे टैक्सेशन करेंगे? बात यह कि इलीट हर मुल्क में होती है, पाकिस्तान में भी है, ये दुरुस्त बात है। इलीट की पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको तब्दील करना है, फ्रॉम रेंट सीकिंग फॉर, जिसको हम पाकिस्तान में देखते हैं, टू ग्रोइंग देयर बिजनेसेस, corporatizing their agriculture, growing their cement, sugar and other industries, जिसमें itself एक टैक्स गैप है, वो भी आइडेंटिफाइड है रिपोर्ट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अब ये काम तो हमें करने पड़ेंगी। इन इलीट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका माइंडसेट तब्दील करना पड़ेगा। द मोर दे ग्रो इन पाकिस्तान, द मोर वेल्दियर दे विल बी, रादर देन कि हम उनको टैक्स डिस्टॉर्शंस में, टैक्स के निज़ाम में मराद दें, उनको ग्रोथ में, फॉर्मेलिटी में पैसे देकर, एक्सपोर्ट में सपोर्ट करके एक डिफरेंट माइंडसेट में लाएं। एक कंपेटिटिव मार्केट, वो दुनिया की, पाकिस्तान की मार्केट छोड़कर वीट दुनिया में बेचें, चीनी दुनिया में बेचें। हम कॉटन के इतने शॉर्ट में रह गए हैं, 5-5.5 मिलियन बेल्स कॉटन आती है, 12 मिलियन बेल्स आती थी। इस सारे निज़ाम की दुरुस्तगी जो है वो बजट में दिखाई देनी चाहिए। दानियल साहब, तरमीम से जो विफाक कह रहा है कि विफाक के पास बजट खत्म हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, क्या आप समझते हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? और फिर जो NFC अवार्ड पे बात हो रही है, डू यू थिंक सो कि पीपल्स पार्टी भी किसी ना किसी तरह इस पर मान जाएगी? तो आप मुझे बताएं को मरकजी हुकूमत को किसने कहा था कि जाके इतने भरमार कर्जों की लगा दें, और ये सारी हुकूमतों इसकी मुजरिम है। पीपल्स पार्टी की 2008 के बाद, नून लीग की 2013 के बाद और इमरान खान साहब 2018 के बाद इन्होंने हदें मुका दी है। अब कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को। तो सारे पैसे इनका जो बेशतर बजट है वो तो जा रहा है सूद की अदायगी में। तो अगर आप इनको और दे दें या और कर्जा ले लेंगे, इनको तो नहीं परवाह। अभी टाइम है कि इनको सीधा करें। इस वक्त ये तकरीबन एक 1.3 ट्रिलियन रुपीस सूबों को खर्चने नहीं दे रहे ताकि वो मरकज का अकाउंट में बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि अभी से ही वो 1.3 ट्रिलियन खसारे में है। और इस साल सिर्फ ये 2 साल जो गुजरे नून लीग के, इन्होंने 14 ट्रिलियन का नया कर्जा लिया। तो ये रुकने का नाम नहीं, 1 रुपया नहीं इन्होंने कहीं बचाया। जो ये कहते हैं ना हम भी पत्थर बांटेंगे और अब सारों के लिए बराबरी होगी, मैं कौन सा पत्थर बना? 1 रुपया बता दें किसी महकमे से बचाया उन्होंने? ये खर्चते चले जा रहे हैं। और जो हमारे जख्मों में मजीद ये नमक जो छिड़क रहे हैं, एक तरफ बेचारे गरीब का पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ 11 अरब के नए जहाज लिए जा रहे हैं, एक तरफ जो है शीशे की ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 38 करोड़ का पिछली ईद को लाहौर में सिर्फ अर्के गुलाब का छलका हुआ है। ठीक, कौन सा मोगलिया दूर है भैया? दौर दिमाग, इनका तवाज़ुन ठीक है? ठीक, लोगों का हाल पता है इनको? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। बात करेंगे अनमोल पिंकी केस में। छठा मुकदमा भी इसमें सामने आ गया है। अनमोल पिंकी के वकील असदुल्ला खान जदून जो है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये जो छठा मुकदमा आया है इसके हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? एक के बाद एक मुकदमा मंजर आम पर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मुकदमे तो आ रहे जा रहे हैं। तकरीबन पहले दिन 4 थे, कल तकरीबन 10 से 11-12 मुकदमे हो गए और कराची के हुए, और कुछ सुना है कि लाहौर में भी इन्होंने मुकदमे किए हुए हैं। अनमोल को कल जेसी कर दिया गया है कल की तारीखों में, खाली 2 केसेस में। एक जो 302 का केस था उसमें ऑलरेडी पहले ही वो क्या नाम है जेसी कर चुकी है। तो मजिस्ट्रेट कलसुम साहब ने उसको क्या नाम है जेसी किया था, फिर उन्होंने रिवीजन में उसको दोबारा क्या नाम है अपील करके उन्होंने उसके रिवीजन अलाउ करा के एडीजे साहब ने उनको दोबारा क्या नाम जेल कस्टडी पीएस कर दिया था, पीसी करके पुलिस के हवाले कर दिया था। तो उसको कल जब लेके आए तो कल भी उसी में 302 में इनको दोबारा मिली है। अभी राइट नाउ जो कल इल्जामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं कि क्या उन पे वाकई प्रेशर डाल के बयानात लिए जा रहे हैं, क्या अपडेट है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, उनका कहना यही था, उन्होंने मुझे भी यही कहा था और क्या नाम है मीडिया पे भी यही कहा था कि ये मुझ पर प्रेशर कर रहे हैं और मुझसे क्या नाम है अपने मनपसंद लोगों के नाम बुलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल कल उन्होंने यही कहा था, अपने मीडिया पे भी कहा था उन्होंने और हमसे भी यही कहा था। कौन और से जज वो साहब के सामने मनपसंद भी लोग उन्होंने हैं और क्या एग्जैक्टली प्रेशर किया जा रहा है? जाहिर बात है आप उनके वकील हैं, उनसे बड़ी डिटेल आपकी गुफ्तगू हुई होगी। वहां पे उनके साथ कैसा रवैया रखा गया? एक तो हाई प्रोफाइल केस है ये, हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमन पाकिस्तान में कैसा रवैया रखा जाता है ये आपको बखूबी मालूम है, लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स आप समझते हैं कि इसका पॉलिटिकल एंगल भी है कोई? मैं पॉलिटिकल एंगल से कुछ बात तो नहीं कह सकता, ना मैं सवाल कह सकता हूँ किसके नाम थे, क्या थे, किस तरह थे। कल बस हमारी कोर्ट में एक शॉर्ट क्या नाम है मुलाकात हुई थी, जिसके ये भी लोग खड़े थे, जज साहबान के सामने हमारी मुलाकात हुई, रिमांड के लिए उन्होंने पेश किया था। तो तकरीबन तमाम केसेस में जज साहबान ने उनको जेसी कर दिया था। सिर्फ 2 केसेस के अलावा उसमें से एक केस जो 48-25 वाला था उसमें ऑलरेडी वो वैसी एक्विट केसेस है और उसमें जो जवाबदार था, मेन जवाबदार, उसको हम लोग ऑलरेडी वैसी उसको क्या नाम है हमने एक्विट किया हुआ है और वो एक्विट केसेस था। उसमें साहब ने क्या नाम है रिमांड दिया है और एक दूसरा 302 का केस जो झूठा दाखिल किया है इसके ऊपर, उसमें रिमांड मिला है। ये किस तरह से मुमकिन हो गया? 2020 में इन पर केसेस बने हुए थे, उन केसेस में कोई तफ्तीश नहीं हुई, फिर इनकी तफ्तीश का जो मुकदमा था वो पेंडिंग में पड़ा रहा, उसके बाद फिर जो है दोबारा से एक इंक्वायरी खुली। तो आपने केस स्टडी किया होगा, ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या इसमें बड़े लोग मुलव्विस थे इस सारे मामले में? ये तो इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता कि बड़े लोग मुलव्विस थे या नहीं थी। तो इन्वेस्टिगेशन जो है क्या नाम इनकी जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, ज्यादातर बेहतर वही बताएंगे। और मेरे पास फिलहाल तो अभी ट्रायल हुआ नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल चलेगा तब मैं इसके हवाले से आपको बताऊंगा कि क्या था क्या नहीं था। अभी जस्ट रिमांड का चल रहा है, वो एफआईआर लेके आते हैं और रिमांड का होता है, तो जस्ट अभी तक हम इस चीज में अपेयर हो रहे हैं। और फर्दर तो अभी जब ट्रायल आएगा तो ये तो फर्दर ट्रायल की कहानी होगी, तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि फर्दर क्या काम था क्या नहीं। तशद्दुद के हवाले से आपकी क्या स्टेटमेंट है? क्या आपके मौकिल पे तशद्दुद किया गया है? जी बिल्कुल, उन्होंने कल मजिस्ट्रेट साहब को भी ये बताया था कि मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं और मुझे मारा भी है, मुझे डंडे भी मारे थे और मुझे चमाटे भी मारे थे। कल बाकायदा उन्होंने मजिस्ट्रेट सामने इकरार भी किया। जो सियासतदानों के नाम आ रहे हैं उसमें से जो अनमोल साहिबा हैं इनकी जानिब से किसी का नाम लिया गया? ख़ुसूसन वो कह रही थी कि बन्नी गाला से जो केस जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, ना मेरी इस बात में कोई डिस्कस हुई है, ना मेरी इस बात में कोई बातचीत हुई उनसे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मेरे से कोई बात नहीं हुई इस बारे में। और अगर ये जब हमारे को टाइम मिलेगा तो फिर मुझसे मालूमात लेंगे, फिर कुछ कह सकते हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि 1 मई को लाहौर का ये केस था जो कि कराची ट्रांसफ़र किया गया, लाहौर में उसकी पैरवी नहीं की गई, फिर कराची के केस आया, तो वो भी बात हमें वजाहत के साथ बता दें कि ये क्या मामला है। जी बिल्कुल, इनको 1 मई को उठाया गया था और उठाने के बाद बाकायदा मीडिया पे इनकी वीडियो भी चली थी। और दूसरा यह है कि क्या नाम है, उसके बाद 10-12 दिन पेश करने के बाद इन्होंने यहाँ पे 12 तारीख को पेश किया। 1 मई को उठाने के बाद इन्होंने 12 तारीख को यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। ये बात हकीकत है। नाज़रीन, प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कंबर से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।